why I'm not Hindu. At the same time, I'll be making a comparison as well with another book, which is Why I Am a Hindu by Shashi Tharoor. So thank you for Shazib giving me this idea about to make a comparison between these two books, but mostly I'll be focusing on this first book, which is Why I Am Not a Hindu. So why my interest, or I started reading this aspect of Hinduism and Hindutva regarding these two books. Basically what we do, I'm students of international politics, global politics and security studies, working in policies of different states, especially with respect to South Asia. So the point which came to my mind, without understanding the indigenous knowledge, understand their policies, and we cannot make counter policies to for them. So that's why I starting the reading about Hinduism and Hindutva. So very interesting factual data came, and different analysis which usually we do not find it in the media or by many speakers, because what we perceive here in Pakistan, जिस चीज़ को हम पाकिस्तान में जिस तरह हिंदुत्व या हिंदुज़म को लेके चलते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तानी लेंस से होता है। एक वो नैरेटिव या ओपिनियन जिसको सबसे ज़्यादा चलाते हैं या जिसको मीडिया पोर्ट्रे करता है या लोग जिस पे डिस्कशन करते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं या चीज़ को रूट से पकड़ते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। ऑब्वियसली सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेके चलते हैं। सो थोड़ी सी मैंने स्लाइड्स बनाई है। बेसिकली आई स्टार्ट विद द बिट कंपैरिजन, बीच बीच में मैं कंपैरिजन भी करती रहूँगी। इट्स मोर अबाउट द इमेजेस इन ऑर्डर फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अच्छा जी, लुकिंग फ्रॉम दीज आर द टू बुक्स। द फर्स्ट बुक विच इज़ बाय कांचा इलाया, ये सबसे पहले 1996 में पब्लिश हुई है, दैन इसकी बहुत से एडिशन हुए, बेस्ट सेलर भी है। और आप एंड द सेकेंड वन इज शशि थरूर्स बुक। Both books starting from the same line. Kancha Ilaya says that I am not a Hindu because my family doesn't know about Hinduism and they are not Hindu. Shashi Tharoor says for the first line, I am Hindu because I am born in a Hindu family. The simple same justification. And now the same justification in the same system in India, it is different, giving different perspectives, and you can see from the covers as well. इस किताब के अंदर जो मेन थीम है बेसिकली कास्ट सिस्टम को भी डिफाइन करता है, लेकिन एक ब्राह्मण इंपीरियल इन्फ्लुएंस को जो कंट्रोल करता है अपने दलित या लोअर कास्ट को, और इनका आपस में रिलेशन ये इस तरह ऑपरेट करते हैं जैसे दो डिफरेंट स्फेयर्स हैं। एक ब्राह्मण का स्फेयर है और एक लोअर कास्ट का स्फेयर है। इनके आपस में बज़ाहिरन तो हम लोग पाकिस्तान में बैठ के इनको हिंदू ही कहते हैं, लेकिन नहीं, ये हिंदू नहीं है, ये सब हिंदू नहीं है। हिंदू सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। द रेस्ट दे डोंट प्रोक्लेम देमसेल्व्स एज हिंदूज, नीदर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि ये बिल्कुल इनका मुख्तलिफ स्फेयर है। जो किताब कांचा इलाया ने लिखी है, बेसिकली इट इज़ मोर एम्बेडेड इन देयर रूट्स ऑफ हिंदुत्वा। दिस बुक वॉज रिटन इन 2018। इसमें 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डिफाइन करते हैं हिंदुत्वा के, और जो इसका वाई आई एम हिंदू है, दैट्स काइंड ऑफ फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल। इन इंटरनेशनल रिलेशंस हम कहते हैं 2 एस्टेब्लिश थियरीज, एक रियलिज्म की बात करती है और एक आइडियलिज्म की बात करती है। द रियलिस्ट एस्पेक्ट इज मोर डोमिनेंट और प्रोमिनेंट इन द फर्स्ट बुक। द सेकेंड इज़ मोर अबाउट आइडियोलॉजी, फिलोसफी, एक ऐसे जिसे कहते हैं माफौकुल फितरत वाली बात है जिसको बहुत कम लोग एक्नॉलेज करेंगे, या जो सिर्फ उस प्रैक्टिस में होंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, बिकॉज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई आर्ग्यूमेंट यू नीड सॉलिड प्रूफ और एविडेंस इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो इसने बातें पहले सेक्शन में की हैं वो बेसिकली
अबाउट द हिंदू रिलीजन, उसकी मॉरल एस्पेक्ट को हाईलाइट करती हैं, उसकी खूबसूरती की, उसमें टॉलरेंस की, सोशल कोहेसिवनेस की, स्ट्रक्चर की और उसकी एंशिएंट वैल्यूज़ की बात करता है. Later he turns from that perspective to the Hindutva, which is more politicized, and he ends on Modi's time period. So now these are the chapters. Again, it is just only for the comparison. If you look at the first book, Why I'm Not Hindu, he talks about the childhood formation, the formative phase, from where he started, what his parents did, एंड किस तरह ये अर्निंग करते थे, ये इनका क्या ताल्लुक़ था, कास्ट सिस्टम कैसे है, स्कूल किस तरह ये गए हैं, स्कूल में इन्होंने क्या पढ़ा है, लड़कियों की तरबियत कैसी होती थी, लड़कों की तरबियत कैसी होती थी. और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, इसका अपना पूरा एक एक्सपीरियंस है जिसको. और बहुत से कम दलित ऐसे लोग हैं जो इस लेवल तक पहुँचे हैं. अव्वल तो वो पढ़ते ही नहीं, इलिटरेट होते हैं ज़्यादा मोस्टली, और अगर वो बहुत कम ऐसे लोग पढ़ते हैं जिसमें फिर वो इस पोजीशन पे आते हैं कि वो कोई किताब शायर करें और उसमें अपना ओपिनियन या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करें. दूसरा, ही टॉक्स अबाउट मैरिज, मार्केट एंड सोशल रिलेशंस. इसमें हाउ बेसिकली मैरिज, how the information between among the young girls, young boys is circulated, किस तरह वो खेत में जाके काम करते हैं, उनका ताल्लुक़ किस तरह, वो इंफॉर्मेशन एक माँ किस तरह एक घर को वो अपनी इंफॉर्मेशन अपनी बेटी के साथ शेयर करती है, सोशल रिलेशंस कैसे डेवलप होते हैं, हाउ द वुमेन आर एम्पावर्ड, हाउ दे बेसिकली हैव से इन देयर हाउसेज, हाउ दे वर्क इक्वली विद द मैन इन द फील्ड्स, हाउ दे आर स्किलफुल. Every caste in Dalit Bhujans have their different skill. जैसे इसमें जो कांचा इलाई की फैमिली है, they work in the शीप ब्रीडिंग, और दूसरे हैं कुछ कल्टिवेशन एग्रीकल्चर में, कुछ जो है वो लेदर और डेड एनिमल्स को स्किन करने का उसमें काम करते हैं. डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये काम करते हैं, और हर कास्ट जो है वो उसी नॉलेज को लेके चलती है, उसी टर्मिनोलॉजीज़ को जो कि उनकी स्किल को इन्हांस करें. और ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ वही कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ये समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये लोअर कास्ट का है काम. तो ये जितना प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और जितना काम वो करते हैं कि जिसमें यानी प्रोडक्शन के हवाले एग्रीकल्चर कल्टिवेशन जितना प्रोड्यूस होता है बेसिकली इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द अपर कास्ट, द ब्राह्मण कास्ट बेसिकली, क्योंकि ब्राह्मण बिल्कुल काम नहीं करते, सारा का सारा इन्हीं के अंदर फॉल करता है. Emergence of new Kashtriya and the reorganization of power relations. Now there is a shift in the contemporary scenario in which other caste, मैं भी इसको कास्ट सर्टिफिकेशन के ऊपर भी मैं बात करूंगी, जो कि ब्राह्मण के साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं इन ऑर्डर कि वो बिल्कुल ब्राह्मण्स नहीं हैं, लेकिन वो भी एक अपर कास्ट या इलीट पॉलिटिकल इलीट्स के साथ वो चाहते हैं कि वो उस लोअर कास्ट को या उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उनकी एक मकान या जगह हो जिससे वो लोअर कास्ट को कंट्रोल करें. कंटेम्प्रेरी हिंदुइज्म टॉक्स अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जिसमें चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, अभी तक वही स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, जिसमें मगर लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत नाकाम सी कोशिश है जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता. एंड सैडली इन पाकिस्तान इवन वी डू नॉट हाईलाइट this thing. Like I can give example here of the beef eating issue जो जिस पे आया है, जिस पे मुसलमानों की तो अक्सर जो है ये आती हैं न्यूज़ पे कि फ़लाँ पे इस तरह वायलेंस हुआ, मुसलमानों पे वहाँ पे वायलेंस हुआ, लेकिन मोस्टली इनका काम जो है बेसिकली दलित जो कास्ट है उनका काम है कि वो डेड एनिमल या डेड काउस को स्किनिंग उनकी करके उनको दफनाती है. तो उनके हवाले से भी बहुत वायलेंस हुआ है, बिकॉज ईटिंग बीफ वॉज permitted from the Vedic eras. It's something which is now highlighted under the Hindutva ideology. It's something not new in the Indian tradition. ठीक है. और उसके अलावा बहुत से ब्राह्मण भी इसको यूज़ करते हैं. उसके अलावा जितनी दलित कास्ट ऑब्वियसली उनको वैसे ही खाने को नहीं मिलता, तो वहाँ पे उनके पास तो चॉइसेस ये होती ही नहीं है कि बीफ खाना है या मटन खाना है या चिकन खाना है या वेजिटेबल्स खाना, तो जो मिलता वो उसको यूटिलाइज करते हैं. तो वहाँ पे भी ये चीज़ अलाउड है. तो यहाँ पे जिस तरह हाईलाइट की जा रही है, या इसको हम पॉलिटिकल मनोरिंग कहते हैं या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, दैट इज़ द मीडिया का कोई इसमें मिसाल नहीं है, सानी नहीं है. दे नेवर पोर्ट्रे व्हाट एक्चुअली
And the dilemma is that our students, our academicians, they're not interested even to do a proper research or read or in-depth analysis of any aspect here. Acha ji, Hindu gods, this is also, I'll give some slides, and very interesting slide about the Hindu gods. They're totally separate. It's not only the sphere is separate about, यानी सिर्फ उनका political या production या skill या in terms of work separate नहीं है sphere, in terms of religion भी separate है. जो ब्राह्मण्स के गॉड्स या गॉडेसेस हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, उनके डिफरेंट परसेप्शंस हैं, उनके टेम्पल डिफरेंट है, उनका ऑरा ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दलित. वो किसी और, दलित्स आर नॉट अलाउड इन टू द हिंदू टेम्पल्स, दे आर नॉट अलाउड टू गो देयर. वो किसी और चीज़ को ही पूछते हैं, ये किसी और चीज़ को पूछते हैं और एक दूसरे को बुरा समझते हैं. यहाँ तक कि जो अपनी नाम उनके है वो एसोसिएशन उन गॉडेस या गॉड से रखते हैं, तो ये अलाउड नहीं है दलित के लिए कि वो किसी हिंदू ब्राह्मण गॉड का नाम भी अपने किसी बच्चे का रख सके. अच्छा जी, डेथ, इनकी जो डेथ आइडियोलॉजी है बोथ दलित एंड हिंदू, ये हिंदू ब्राह्मण हिंदूज की, वो भी डिफरेंट है. इसकी ट्रांजिशन भी मैं करूँगी. एंड एट द एंड ऑफ दिस बुक दैट ही वेल दिस इज़ काइंड ऑफ दलिताइजेशन एंड हिंदुइज्म. इसमें वो बेसिकली जो बात करता है, बेसिकली इट लुक्स लाइक मोर ही इज़ एंग्री अबाउट द सोशल सर्टिफिकेशन इन इंडिया, अबाउट द कास्ट सिस्टम. व्हाट ही ट्राइज टू टेल कि कहता दलिताइजेशन इज समथिंग बेटर, शुड डोमिनेट हिंदुइज्म, शुड नॉट ऑपरेट अंडर हिंदुइज्म. ये दलिताइजेशन, बिकॉज द पीपल हु आर दलित, दे आर मोर स्किलफुल, दे आर मोर प्रैक्टिकल. प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी टर्म is basically the economic developments, everything is under the Dalit coming. वो लोग skillful है, वो कामधन नहीं है. लेकिन इसका सब कुछ उलट, जो इस वक्त प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्टिव आपकी लेबर या स्फेयर है, वो कंट्रोल्ड बाय द इलीट पॉलिटिकल ब्राह्मण, जिनका रोल कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. सो यहाँ पे वो थेरी को वो अपनी उल्टा करता है. वो कहता है नॉट हिंदुइज्म, दिस स्टेट, द इंडियन स्टेट शुड बी लेड बाय दलित, नॉट बाय द हिंदू prominent people. Coming to Shashi Tharoor's book, like he talks about my Hinduism, from where he started looking at Hinduism, because he was born in a Hindu family, he was born to a Hindu father. दिन में 2 दफ़ा अपने गॉड्स के यानी मूर्तियों के सामने अपना पूजा पाठ करते थे. तो ही उनकी मदर जो थी वो रेगुलरली वो टेम्पल जाया करती थी. तो अब वो ही गिव सम काइंड ऑफ एक अजीब सी इसमें जस्टिफिकेशन. आई डिडंट गो इनटू लुक इनटू दैट एस्पेक्ट ऑफ द जस्टिफिकेशन. ही सेड पहले तो टेम्पल्स में जाया करते थे. आपकी जो पॉलिटिकल और आपके जो इकोनॉमी से ताल्लुक जो टेम्पल्स वो रिच होते थे इन टर्म्स ऑफ जितना भी वहाँ पे लाइक सोना और जो भी उनका उस ज़माने में एंशिएंट टाइम पीरियड में होता था, वो सारा का सारा टेम्पल्स में होता था. तो उसके बाद आफ्टर द इन्वेजन्स और अराउंड 120 नॉट बिफोर क्राइस्ट AD एंड 1100 AD, जिसमें गजनवी और गोरी की इन्वेजन्स थी साउथ एशिया में. वो दे कम फॉर द टेम्पल्स. बेसिकली उनकी जो उनकी जो इंटेंशन थी, इट वाज नॉट अबाउट टू spread Islam, that they didn't destroy that temples for the sake of Islam, they destroyed that temples for the sake of the gold which was there. इसकी वजह से उन्होंने मूर्तियाँ घर में रखना शुरू कर दी, क्योंकि temples were not safe, और घर में बैठ के पूजा करनी शुरू की, which was again started at that time according to Shashi Tharoor, not according to me. और उसके अलावा जिसकी वजह से वो ये कहता है कि मेरी मदर was very इसमें टेम्पल जाया करती थी, बट माई फादर वॉज मोर डेली टाइम, ट्वाइस अ डे ही यूज्ड टू डू पूजा एट होम. अच्छा जी, क्वेश्चनिंग हिंदू कस्टम्स. नाउ हियर ही डजंट, he says this, that he is against the caste system, against marginalizing the Dalit people at that time, and he like, but he does not basically proclaims exactly or say it in Ratwa.
is mentioned by India, basic that is separation of the state from the religion, which basically we can trace their roots from the French Revolution when they started separating the church from the religion. So basically यहाँ पे वो ये कहते हैं कि एक टॉलरेंट कोहेसिव सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सारे रिलीजन जो है वो पनपते रहें, तो इसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं, जिसमें हम स्टेट से रिलीजन को सेपरेट करते हैं. लेकिन हिंदुत्व की जो पॉलिसीज़ है दैट टॉक्स अबाउट inculcating or including inclusive policies, rather exclusive policies, including the religion and only Brahman religion, not every religion of India, only Brahman religion into the politics of India. That is what Hindutva or BJP or exact, it's not, I don't, it's more, this idea basically Hindutva started from pre-partition politics. I'll talk about this as well later in the slides. Section 3 talks about taking back Hinduism. Basically this is kind of normative perspective, how things can flourish, how BJP can be better perform, or how things need to be excluded and or included. Okay, coming to the childhood formation, you can see Shashi Tharoor and Kancha Ilaiah. According to Kancha Ilaiah, says upper castes speak of Dalit Bhujan as they are ugly. This is what is written in his first chapter. And Shudras is an abusive word. Chandla is much more abusive word. Upper caste children are taught to live differently from Dalit Bhujan. Children, just as they are taught to despise and dismiss items, Hindu inhumanism becomes part of their early formation. Hating others, the Dalit Bhujan is part of their consciousness. So you can see the difference. It's not the difference of ideology, it's a difference of religion, it's a difference of practices, it's a difference of skills, a difference of even the color. So everything matters. यहाँ पे जो कांचा इलाया इस किताब के पहले चैप्टर में वो डिस्क्राइब करता है, जो चाइल्डहुड फॉर्मेशन है, ये पहला चैप्टर है उसका, उसमें ये बताता है बेसिकली, लेट मी कोट फ्रॉम द बुक if I have that much time. He tells initially why that he is not a Hindu, because his family doesn't know what is Hinduism. Then he talks about the cultural differences between the Hindu and them, and how their skills and production, they are known because of their work, their skills, their produce, their product. And rest, the Hindu Brahmins are known because of their religion and Sanskrit. Then he talks about the caste training of the boys, how the boys are trained from the initial phase in order to understand work and being skillful about the sheep breeding and other definitely skills. फिर then there is a training for the girls as well. इसमें ऐसा नहीं है इनकी families के अंदर कि ख़वातीन जो है वो घर में बैठेंगी, ऐसा कोई concept नहीं है. ख़वातीन का ये concept है दलित्स families में कि वो equally काम करेंगी, equally produce करेंगी, equally support करेंगी. Crop cannot be produced without a couple. अकेला आदमी वो प्रोड्यूस या प्रोडक्शन में नहीं जा सकता, स्किल इनकम्प्लीट होगी अगर उसके फैमिली मेंबर्स में से या उसकी वाइफ उसके साथ एक प्रॉपर, एक जैसे कहते हैं ना, एक कम्युनिटी या फिर एक प्रॉपर सिस्टम की तरह उस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे. एंड देन ही टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस एंड गॉड्स एंड कॉन्शियसनेस, इन विच फ्रॉम वेयर आई कोटेड दिस. Marriages, school education was the most interesting part, in which he mentions that our school teacher's attitude to each one of us depends on his own caste background. If he was a Brahmin, he hated us and told us to our faces that it was because of the evil time. Evil time जो इनके phases हैं चार, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस वक्त कलयुगा चल रहा है या कलयुग इसको कहते हैं. That he was being forced to teach Shudras like us. In his views, we were good for nothing. तो सबसे पहले तो इनको स्कूल में जाने का मसला हुआ. According to Kancha Ilaiah, he says कि हमारे लिए ब्राह्मण नरेटिव या ओपिनियन, कालिदास की वो if I'm not mistaken, कालिदास की वो बात करते हैं, वो इतना ही एलियन था जितना शेक्सपियर.
उन्होंने वो चीज़ें कभी देखी ही नहीं थी, वो सुनी नहीं थी, और ये सब कुछ उनको वो पढ़ना पड़ता था जिसका वो ताल्लुक़ अपने सोशल या अपनी फॉर्मेटिव घर से या अपने लैंड से या अपनी डेली लर्निंग से वो कर ही नहीं पाते थे. सो दैट इज़ समथिंग रियली नेवर आई हैव नेवर सीन, मे बी somebody else have seen, कि इस तरह ये इंडियन पर्सपेक्टिव इतना डाइवर्स है और उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है. दैट इज़ ऑलवेज सेड अबाउट इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, colorful, diversity is unity, but the actual diversity, if you go into detail, the divisions in these states it's unbearable, which gives us a justification why people came into the conversions. So that is a solid justification कि लोगों ने conversion की, लेकिन conversions का भी ये aspect, like I was reading about that, कि the conversion aspect was not led by the rulers of that time. It was more about the Sufism, the people who really contributed in spreading this Islamic religion, South Asian, Sufis, and now we are away from that aspect. हम इस वक्त भी बहुत सूफीज़म को बहुत पीछे लेके चल रहे हैं. Coming to the second chapter, which talks about the marriage, marking social relation. Marriage is as important in our families, in both families, in the Dalits and the Brahman, as it is in Hindu families. But in form and content, it is different from that in Brahman and Banya. Banya में different marriages का concept है, Dalits में marriages का concept different है. For us, marriage is a human and worldly affair that performs the human function of production and procreation. This is clear from the proverb that our people use very frequently, without the couple, how can there be a crop? तो यहाँ पे इनकी हर चीज़, इनकी मैरिजेस, इनकी सोशल रिलेशंस, इनका मिलना जुलना, इनके त्यौहार, इनके गॉड एंड गॉडेसेस आर ऑल रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन एस्पेक्ट. इसके अलावा इनका कुछ नहीं. आई रिमेंबर फ्यू ब्यूटिफुल वर्ड्स ऑफ लेडी विच वॉज मोर, हर टिल्ट वॉज मोर टुवर्ड्स सूफीज़म. तो वो ये कहती थी कि एक गरीब आदमी जो ही इज़ हंग्री बेसिकली, तो उसके पहला जो कंसर्न होता है वो उसका पेट होता है, क्योंकि पेट साथ लगा हुआ है. जब पेट भर जाता है तब वो फिर इस सोच को लेके आगे या रिलीजन के बारे में सोचता है. जो पहला कंसर्न इनका दलित का है वो इनका प्रोडक्शन है या इनका पेट भरना है. फॉर हिंदूज मैरिज इज सेक्रेड रिचुअल, डिवोर्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी, इवन नोशनैलिटी. तो बेसिकली यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है मैरिज का ब्राह्मण के, वो एक बिल्कुल उसको एक सीक्रेट रिचुअल के तौर पे लिया जाता है. हैज़ नथिंग टू डू विद द स्किल, हैज़ नथिंग टू डू विद द क्रॉप और प्रोडक्शन. एक इमेजिनरी आइडलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाते हैं. अब ये इसमें ये जी इमर्जेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम और किस तरह पावर रिलेशंस बिल्ड हो रही हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये डिफ़र करता रहता है. डिफरेंट किताबों में डिफरेंट एस्पेक्ट इस पे दिए गए हैं. ठीक है. टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण्स वो कहते हैं कि जी जो ब्रह्मा था, द गॉड ऑफ हिंदूज, ब्रह्मा की जो हेड है उससे ब्राह्मण्स प्रोड्यूस हुए हैं. जो ब्रह्मा के बाजू थे उससे काश्तरियस विच इज़ वॉरियर एंड रूलर्स. ये सारे के सारे, क्योंकि जो ब्राह्मण है इनका काम सिर्फ टू बी प्रीस्ट या फिर ये मंदिरों में पाए जाते हैं. अदर उस काश्तरिया जो है ये सारे के सारे वॉरियर्स एंड रूलर्स इनमें. फिर इनमें वेशाइज हैं, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स हैं. फिर शूद्रास, इनके पाँव से कहते हैं शूद्रास जो है या अनटचेबल्स की बात आती है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं, जिसकी वजह से ये सोशल सर्टिफिकेशन या डिविजन्स ऑफ कास्ट सिस्टम विद इन इंडिया एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज़ बेसिक. आई हैव रेड दिस अबाउट दिस थियरी इन बोथ बुक्स. ये दोनों किताबों में मौजूद है. दोनों इससे एग्री करते हैं कि ये चीज़ हम इसको साथ एंशंट हिंदुज़म से हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं. बट द एक्चुअल प्रॉब्लम दलित कांचा लाइसेस कि ब्रह्मा डू नॉट एग्जिस्ट इन दलित रिलीजन. we have no acquaintances, we have no idea about Brahma. So second chapter talks about the contemporary Hinduism, and this is actually what's happening now there in India, that these Dalit or lower caste are controlled and influenced by the Brahman political elite. If you look at the Brahman political, whether it's Congress, it's BJP, all are basically related to the Hindu Brahmanism. ठीक है. They have nothing to do. तो वो उसी तरह स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं. आज अगर
ये एक्सेप्ट कर लें कि जो दलित हैं उनकी कोई वैल्यू है और दे आर सिंपली ह्यूमन, दे हैव अ प्लेस इन दिस वर्ल्ड, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होगा और उसमें डेफिनेटली बहुत से लोग ऊपर आएंगे और बहुत से लोग अब नीचे जाएंगे। तो ब्राह्मण दे स्टिल वांट्स कि वो उस चीज़ को, अपनी इन्फ्लुएंस को, कंट्रोल को लीड करके चलते जाएं। So this is the some of the movements which started against for the human rights, for the Dalit rights and justice for all Dalit. You can say Ambedkar का ये phenomena he started basically, सबसे पहले जो इसका visionary या ideological base of Dalit movement that started from Ambedkar. He stressed कि there is a difference between race and caste. रेस जो होती है दैट हैज़ सम बायोलॉजिकल मीन्स उसका बायोलॉजिकल ताल्लुक होता है, बट कास्ट इज़ समथिंग विच इज़ सोशली इंटरप्रेटेड और सोशली ओरिजिनेटेड। तो लेकिन इवेंचुअली ये उसकी भी जो थ्योरी थी, इट वाज लेटर वाज चैलेंज। उन्होंने कहा नहीं जी, अगर वो कास्ट है या जो रेस है, बेसिकली सब पे सोशल एस्पेक्ट जो होता है वो उस पर असरअंदाज होता है किसी हद तक के। बट ही सेड कि देखें बायोलॉजिकली तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम दलित हैं, ये जो कास्ट सिस्टम है इसका सोशल आपने ये जो ट्रेट है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, दे हैव नथिंग टू डू विद द बायोलॉजिकल ट्रेट्स। Coming to the, this is another chapter, I don't remember the number of this chapter, Hindu gods versus the Dalit gods. Now you can see even the gods of Hindu gods, as I said, it's more philosophical, beautiful, talks about beauty, about something, a reality which does not exist. इनके जो god या goddesses, they are beautiful. They have very attractive goddesses. So many things are related to them, as feminism is related to the goddess of, I'm talking about the Brahmin aspect. Delicacy, according to Kancha Ilaya, as the goddess of Indian Brahmins are so delicate that she can stand on a lotus and she can travel on a peacock. So this kind of delicacy, feminism, attraction, beauty and strength, obviously these are things are which associated with the Brahman goddess. On the other side, if you look at the goddesses of the Dalit, you can see just your faces, there is difference. This is a huge difference. They are not ready to perceive, basically they are unable to perceive what the Hindu Brahman are talking about. And I'm really amazed, and after seeing these ke kis tarah Indian media and Bollywood and everything are just portraying this Hindu Brahmanism, rather the Dalit, and 3/3 of India are Dalits or different caste or scheduled caste. Only 1/3 of Indian population are Hindu Brahman, but they are dominating in every perspective. So if you look at the goddesses, अब इनकी जो goddesses हैं, जो दलित भुजन की goddess, they are कोई water goddess है कि जी खेतों में पानी जो है बारिश प्रॉपर टाइम पे हो जाए। एक goddesses है कि हमने सीड्स लगा दी हैं तो वो मिट्टी से बाहर आ जाएं। एक उनकी गॉडेस है कि फील्ड्स की निगरानी के लिए कि इनको कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी बीमारी ना हो और फील्ड्स जो है ना क्रॉप्स प्रॉपर तरीके से आए। तो ये इनकी गॉडेसेस है, इनका हर चीज़, हर ताल्लुक़ इनका जो है ना इनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी से है। और ब्राह्मण्स का हर ताल्लुक़ उनके सिर्फ एक स्पिरिचुअल या उनकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो डज़ नॉट एग्जिस्ट। और आजकल के कंटेम्प्रेरी ज़माने में जहाँ चीज़ें टेक्नोलॉजी इतनी चली गई, इनको इतनी सपोर्ट भी नहीं है इस आइडियोलॉजी के एनी मोर। दैट वाई समटाइम्स आई बिलीव कि हिंदुआ इज़ नीडेड नाउ डेज। हिंदुत्व हम इसको लेते हैं एज बीइंग इन पाकिस्तान। आई टॉक अबाउट दैट हिंदुत्व। यू कैन सी हियर मोर पिक्चर्स। द हिंदू ब्राह्मण गॉडेसेस आर रिलेटेड टू ब्यूटी, to singing, to music, what pleasure and privileges. They talk about the pleasure and privileges. The death aspect, इनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन है डेथ एस्पेक्ट को लेके कि जिसमें वो एक डेड बॉडी को जब वो जलाते हैं, क्रिमिनेशन जो होती है। अदरवाइज दे आर डिफरेंट इन द पर्सपेक्टिव। ही सेज दैट ब्राह्मण बिलीव दैट लाइफ मस्ट बी लिव्ड फॉर द सेक ऑफ डेथ which will make him eternal. To live this way is to live a life that constantly think about death. At the same time, however, this short span of this earth must also be made to ensure permanent
life full of privileges and pleasure. So they think that Hindu Brahman ये समझते हैं कि privileges और pleasure है, this is part of our religion. We should get this privileges और ये कौन हमें देगा? ये lower caste हमें provide करेंगी. Thus for Hindus death is transition from this world to eternity. For Dalit Pujan life is now and life is now basically. वो अपनी ज़िंदगी को अपने काम के साथ, क्योंकि उन्हें एक सर्कल के अंदर चलना, उनकी हर चीज़ उसी से ताल्लुक़ रखती है. एंड लाइफ आफ्टर दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द हिंदूज. दे बिलीव दैट they are only one, they live once and die only once. A dead man and woman in Dalit Pujan family is a loss in terms of productive work. So this is basically, वो कहते हैं कि हमारी डेथ आइडियोलॉजी इज टोटली डिफरेंट. इनफैक्ट एवरीथिंग इज डिफरेंट. दलिताइजेशन, दिस इज द लास्ट चैप्टर एंड विच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि बेसिकली इसमें जो थ्योरी दलिताइजेशन की देता है, ही सेज दैट इट शुड सुपरसीड हिंदुइज्म इन इंडिया. लेकिन हिंदुइज्म की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट इज़ द ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड विच हैज़ हिंदू पॉपुलेशन, और जो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन जिसे कहते हैं कि लेके चल रही है. एंड दिस इज़ वेरी फेमस स्टेटमेंट बाय ज़िया. आई रिमेंबर दैट ही सेड टू एट दैट टाइम कि अगर हम इफ़ वी एक्सचेंज द न्यूक्लियर वेपन, अगर हम इसको अटैक कर देते हैं तो हिंदू तो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, मुसलमान तो फिर भी और भी स्टेट्स हैं. सो दैट्स बेसिकली द इनर वीकनेस. देयर इज़ अनदर थियरी व्हिच आई रिमेंबर है, आई रिलेटेड वेरी मच विद दिस एस्पेक्ट व्हिच वेरी बिजन, इन व्हिच ही सेज कि जो एक किसी भी स्टेट की वल्नरेबिलिटी वीकनेस जो होती है किसी भी स्टेट की, उसकी वल्नरेबिलिटी भी होती है. सो समटाइम्स आई फील इंडियन डाइवर्सिटी इज़ देयर वीकनेस and it's their strength and vulnerability at the same time. डाइवर्सिटी, उनकी इतनी डाइवर्सिटी है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, जिसकी वजह से सेकुलर फेडरेटिव लाइन पे वो आए हैं इंडिया. लेकिन उनकी डाइवर्सिटी को अगर दूसरे एस्पेक्ट पे कलरफुल स्ट्रोक्स के साथ अगर आप उसको भी जाहिर करते हैं तो एक खूबसूरत इनक्रेडिबल इंडिया जिसमें इतने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतने कलरफुल रिलीजन है, इतने कलरफुल गॉड एंड गॉडेसेस हैं, कलर्स हैं, एवरीथिंग. सो दैट इज़, वो अपनी वीकनेस को. So in my simple words, what I believe, what is Hindutva, it is basically reinforcement of Hinduism. Simple words. जो मेरा अपना analysis है, it's reinforcement of Hinduism, nothing else. This movement, the first time this word came in 1878, which was in a novel at that time. Later it was reinforced in 1923 by Savarkar's book. Savarkar खुद इसके बारे में कहा जाता है, he was an atheist. He was talking about the Hindu re-emergence, because उसकी जो theory थी that was against the Muslims and Christian conquest at that time. In 1925 we see that RSS was created और वो हिंदुत्व को साथ लेके चली है. हिंदुत्व उसके बाद गायब थी क्योंकि वहाँ पे 1948 में हम देखते हैं हिंदुत्व को the assassination of Mahatma Gandhi was done by the person who was volunteer worker in RSS at that time. So again he did the assassination because he thought कि Mahatma Gandhi's work, basically he's working for the appeasement of Muslim at that time. So वहाँ पे उसके बाद then Nehru banned this RSS and banned all the Hindutva workers and Hindutva didn't flourish. And Nehru की खुशकिस्मती that he stayed alive और उसके पास इतना टाइम था जिनकी सेकुलरिज्म को एक स्ट्रक्चर इंडिया को उस वक्त दे दिया और हिंदुत्व को साइड पे हटा दिया. हिंदुत्व हमारे पास दोबारा आती है ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज इमरजेंसी टाइम पीरियड जब उसने लगाया है, जिसमें कांग्रेस वीक पड़ जाती है. वहाँ पे ये राइज, इसकी इमरजेंस होती है 1988. Interestingly, if you look, we can see in the regional affairs, we can see 1979 was the Iranian Revolution, 1979 and 80 was the
Iran-Iraq war, and we can see 1979 Soviet-Afghan war as well. There is so much. After that, we can see Talibanization in Afghanistan. 1996 में पहली दफ़ा BJP ने they won in 1996 in India, and you can see in Kabul Taliban came in 1996. So it's kind of regional. This is something which is not, और ये this is very was heart breaking for me, और ये मुझे नहीं समझता कि मुझे since 1992 India is trying to declare Pakistan as a terrorist state, और हमने कभी इसको निगेट करने की कोशिश नहीं की. हम ये कहते हैं कि जी टेररिज्म नहीं है, लेकिन एज एन ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे वी नेवर सेड दिस और in order to support Pakistan. It's a kind of regional movement which appeared in this time period, in which you can see fundamentalism, rigidization, you can see radicalization की बात है, extremism की बात है. ये पूरी एक वेव है, और इसको हमने इस perspective में नहीं देखा, और जिसके consequences अब हम कहते हैं जी मोदी is doing something wrong. No, इसको हमने पहले से trace out करना चाहिए था. पाकिस्तान should work with the proactive aspect rather reactionary. हम क्या करते हैं, जब चीज़ हो जाती है फिर हम reaction करते हैं उसका. We don't have proactive approach. We do not think about from where things कि क्या एक तो होते हैं किसी भी इवेंट के there are some intended consequences, but there are some unintended consequences of every event which we do not calculate in terms of policy measures here. So Hindutva, now Hindutva, if we look at the Hindutva as a policy by India, so I think if you look at the BJP time period में जब वाजपेयी था, Hindutva was not that prominent. But it's more dominant, prominent in Modi's time period. Why? Because now here we can identify or differentiate with by the personality cult. Modi by personality is aggressive. He follows aggressive nationalism. अगर आप उसकी previous history को भी देखें, गुजरात 2002 को भी देखें, और उसमें अगर किसी ने उसको पढ़ा है और जो कुछ उसने वहाँ पे किया है मुसलमानों के साथ, that is unbearable. ये वो कहीं भी, he was not basically eligible to become prime minister of India after the Muslim massacre in Gujarat at that time. So be personality cults, he follows aggressive nationalism in order basically. अब इसमें दो threat हैं हिंदुत्व को, एक internal है और एक external है. Internal challenge is talks about the fault line, social fault line within India basically, जिसका मैं अभी जिक्र करते आई हूँ. दलित movements है, खालिस्तान की मूवमेंट्स हैं, there are multiple insurgencies in South India as well. और ये इस वजह से वो अब ये वही है जैसे एक्सट्रीमिज्म ने हमने रिलीजन के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की. नाउ दे आर डूइंग द सेम थिंग. As compared to the external structure of South Asia, they are not threat to Pakistan Muslim as they are threat for their internal people, the Hindus or the non-Hindus in India. So this is the internal challenge, where the external challenge is about Muslims and Pakistan. वो हम देखते हैं, sometimes I believe they are very very violent against Muslim as compared to the Sikh. They believe कि जो religions इंडिया के बाहर इनिशिएट ओरिजिनेट हुए हैं एज क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम, दे डू नॉट बिलोंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे हैव नथिंग टू डू विद इंडिया. लेकिन सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट हैं, ये बेसिकली हिंदुज़म से ही ओरिजिनेट हुए हैं, उसी से ये अलग हुए हैं और अपनी उन्होंने एक अलग एंटिटी बनाई है, तो उसको वो कंसिडर करते हैं. अदर इनिशियली दे थॉट कि हम इसको भी कंसिडर ना करें, हम सिर्फ हिंदुज़म करें. लेकिन अगर इस तरह करते तो बहुत सी पॉपुलेशन वैसे ही माइनस हो जाती है, लोग उनके और अगेंस्ट हो जाते. सो दे कंसिडर ऑल ऑफ देम, सिर्फ उन्होंने क्रिश्चियंस और मुसलमानों को अलग कर दिया. क्रिश्चियन दे आर नॉट दैट, क्रिश्चियंस इज बेसिकली 5%, और जो लेकिन मेजर माइनॉरिटी दैट इज़ मुस्लिम्स. मुस्लिम्स से उनको सिर्फ एक ये चीज़ भी, समटाइम्स आई बिलीव दे हैव काइंड ऑफ grudge against the Muslims because Muslims were successful
अच्छा, ये सेकंड लार्जेस्ट एक पॉपुलेशन बन जाती है पूरे सब कंटिनेंट की, लार्जेस्ट माइनॉरिटी है उनकी। ठीक है, इंक्लूड बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबको मर्ज करने के बाद अगर देखिए पार्टीशन से पहले तो एक सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हिंदुस्तान की बन जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी होने के बावजूद हिंदू हमारा कहना नहीं मान सकते थे या हमारे साथ चल नहीं सकते थे? अब देखिए ना, आप दो चीज़ों को मर्ज करें। हिंदू विद इन इंडिया जो है वो अपनी मानेंगे, वो किसी बांग्लादेश या पाकिस्तान ने की नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर रीजनल लेवल पे देखते हैं तो साउथ एशिया में 8 स्टेट्स आती हैं और उसमें से 4 मुसलमान हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स। इनकी आपस में नहीं है। पाकिस्तान की कोई रीजनल पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया के बारे में बात करते हैं, आई नेवर सीन, अब ये पहली दफ़ा मैंने सब पीएम को श्रीलंका जाते देखा है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेपाल एंड भूटान, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन श्रीलंका। देयर इज़ नो रीजनल पॉलिसी, ईदर देयर इज़ अ ग्लोबल पॉलिसी और देयर इज़ पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, देयर इज़ इन बिटवीन, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ अ वैक्यूम। तो जब हम लोग खुद ही इस चीज़ को लेके नहीं चलते, सो हाउ वी कैन आस्क अदर कि आप हमारी सुनो। सो वी नीड टू बी वेरी रैशनल। सो समटाइम्स आई बिलीव आवर पॉलिसीज आर नॉट रैशनल। देखिए, हिस्ट्री तो बहुत डाइवर्स है और उसकी हर ऑथर की अपनी एक डायमेंशन होती है, एक अनकॉन्शियस बाइजनेस होती है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हर ऑथर ने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखा है। अब इसमें अगर मैं ये कहूँ कि पहले हिंदू और मुसलमानों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे। हिस्ट्री को अगर एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस्तेमाल हुआ है। ये मैं कहती हूँ पोस्ट पार्टीशन में ये या प्री पार्टीशन में रिलीजन एज अ टूल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एज एन इस्तेमाल हुआ है ये चीज़। इसमें मैं ये नहीं कहती कि वी आर, लेकिन अगर मैं देखूँ ना, पाकिस्तान बेसिकली सैंडविच, अब अफ़गानिस्तान भी हमसे एक अपर हैंड ले जाते हैं। वो कहते हैं कि 200 साल पुरानी आपसे सिविलाइजेशन है अब्दाली के ज़माने से। पाकिस्तान बेसिकली द थिंग्स वी लैक इन पाकिस्तान, दैट देयर इज़ नो सिविलाइजेशनल रूट्स हियर। We have civilization roots in India, we have in China, and Afghanistan also claims that civilizational roots. तो basically history से आप religion को इस तनाजुर में नहीं देखा, लेकिन अब उसको politicize ज़्यादा किया जाता है। लेकिन आप जी डॉक्टर अजहर मेरा नाम है मैम। आपने भी बात की उसकी फिलॉसफी की, हिंदुत्व की पॉलिसीज की। What is the secularism? Secularism, Indian do claim that they are the secular state. Secularism says that state has nothing to do with the religion. Religion is the personal matter of individual. But they are going to interpret the religion in their politics. Hindutva is the that policies. Do you agree? I didn't exactly understand your question. You are talking about what is secularism. Secularism, I have explained that. Secular do claim that they are a secular state, but they are involving the religion in their politics. Okay, fine. देखिए, बात ये है कि सेकुलरिज्म जो है ना, एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, इन सोशल साइंसेज 1 + 1 is not 2. It can be 3, it can be 4, it can be 10, it can be 0 even. Social secularism is basically how you identify, the state identifies
what is secularism mean for them. जैसे हम रिसर्च जब करते हैं ना तो सबसे टर्मिनोलॉजीज पिक करते हैं तो वी आइडेंटिफाई उसको डिफाइन करते हैं बेसिकली व्हाट आई मीन बाय दिस टर्मिनोलॉजी. सेक्युलरिज्म फॉर इंडिया इज बेसिकली सेपरेशन द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. But they are going to impose the religion. That was by Nehru. As I said, सेक्युलरिज्म की जो आइडियोलॉजी है या जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो नेहरू ने, कांग्रेस फॉलो कर रहा है उसको, नॉट बीजेपी. बीजेपी को नेहरू ने बैन कर दिया था 1948 आफ्टर असैसिनेशन ऑफ गांधी. उसके बाद ये इमर्ज हुई है. जब कांग्रेस वीक हुई है उसके बाद बीजेपी की और आरएसएस की इमर्जेंस आती है, उसके बाद है. अब इस वक्त जो पोजीशन है कि वो बेसिकली काइंड ऑफ डिक्लाइन डेमोक्रेसी. आप ये नहीं कह सकते इट इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी भी परफेक्ट होती भी नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने एक सेट सेंटर अपने लिए मेंटेन किया था वो इस वक्त डिक्लाइन पे जा रहा है, जिसमें ये काइंड ऑफ अदर टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो इंटरफेयर कर रही है उनके सिस्टम में. सो अब बीजेपी सेक्युलरिज्म को अलग तरीके से देखेगा, कांग्रेस अलग तरीके. जो आप बात कर रहे हैं पहले वो कांग्रेस की पर्सपेक्टिव है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी कर रहा है, नॉट कांग्रेस. So there is a difference between the implementing person or the authority as well.